हेलो फ्रेंड्स। हमने पहले वीडियो में देखा था कि बैंक क्या होता है और उसके बाद हमने पढ़ा बैंकिंग के क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने बैंक फाइनल अकाउंट के शेड्यूल्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है, बैलेंस शीट कैसा होता है, इसके फॉर्मेट्स देखे। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। इसके बाहर के एडजस्टमेंट नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ही एडजस्टमेंट होगी। पहले एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी में ये हम उसका इफेक्ट दिखाएंगे शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट में, लेस फ्रॉम एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एंड इसका दूसरा इफेक्ट है शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, शो डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। उसमें अगर वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ही दिया है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 5 में, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, शो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। देन इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ रिबेट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट और डिस्काउंट से हमें क्या करना पड़ेगा ये रिबेट डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट होगा उसका शेड्यूल नंबर 5 में, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, शो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। देन तीसरा इज इफ इट इज ओवरवैल्यूड। इफ इट इज ओवरवैल्यूड उस केस में उसका पहला इफेक्ट होगा शेड्यूल नंबर 5 में, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, डिडक्ट फ्रॉम रिबेट्स। अगर ओवरवैल्यूड है तो वो क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। उसका दूसरा इफेक्ट है शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में, वहां वो क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट या अर्न यानी कि एसेट है, उसमें क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। सॉरी, वो इनकम है उसमें वो ऐड होगा। देन इफ इट इज अंडर वैल्यूड, इस केस में हमें अगर वो अंडर वैल्यूड है तो शेड्यूल नंबर 5 ओवर वैल्यूड के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसमें शेड्यूल नंबर 5 अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में ऐड करना पड़ेगा, ऐड द अमाउंट ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। एंड सेकंड केस शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में ये डिडक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अंडर वैल्यूड, deduct from the interest and discount. Then third adjustment है provision for bad and doubtful debts. In this case शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में दिखाएंगे, वहां से डिडक्ट फ्रॉम लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एडवांसेस में। उसका दूसरा इफेक्ट आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 हमें करनी पड़ेगी प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के लिए, तो उसमें हम शो अंडर द हेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट है, तो हम पहले उसे एडवांसेस में डिडक्ट फ्रॉम लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में करेंगे। और उसका दूसरा इफेक्ट वर्किंग नोट प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में, शो अंडर द हेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। चौथी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर इफ इट इज गिवन अमाउंट, अगर वो दी हुई हो प्रॉब्लम में कि कितनी प्रोविजन करनी है, अगर वो अमाउंट दी है तो वो शेड्यूल नंबर 5 अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, शो अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस। उसका दूसरा इफेक्ट आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में ही, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में, शो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर वो हमें परसेंटेज में करनी होगी, सिर्फ परसेंटेज ही दिया होगा कितना परसेंट प्रोविजन करनी है, तो उसका कैलकुलेशन हमें
अब पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दिस केस शेड्यूल 13 प्लस 14 प्लस शेड्यूल 15 प्लस 16 प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फर्स्ट प्लस सेकंड का आएगा वर्किंग नोट नंबर वन में से उन दोनों पार्ट की टोटल। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना भी परसेंटेज हमें दिया है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अमाउंट से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व की केस में अगर हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर 25% जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से स्टैट्यूटरी रिजर्व करना पड़ता है। तो उसका जो इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अप्रोप्रिएशंस में हम दिखाएंगे। उसका दूसरा इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में हम ऐड इन स्टैट्यूटरी रिजर्व। दूसरा इफेक्ट का आएगा ऐड इन स्टैट्यूटरी रिजर्व। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स में शो एक्रूड इंटरेस्ट। और इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट में दिया है तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका दूसरा इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स में शो एक्रूड इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो इन दिस केस ये क्या हो गई हमारी कॉन्टिंजेंट लिएबिलिटी। तो वो शेड्यूल नंबर 12 में कॉन्टिंजेंट लिएबिलिटी, इट इज अ कॉन्टिंजेंट लिएबिलिटी and not actual liability, hence it is shown only in schedule number 12 as it has no effect on tally of balance sheet। because ये क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट में हम फुटनोट कॉन्टिंजेंट लिएबिलिटी लिखते हैं, उसका इफेक्ट हमें टैली बैलेंस शीट टैली होने में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट बिल्स फॉर कलेक्शन, it is shown outside the balance sheet just below the contingent liability। bills for collection की अमाउंट जो है वो कहाँ दिखाएगी, there are bills sent by customers to bank for collection, these are not asset or liability for bank। ये एसेट भी नहीं है और liability भी नहीं है, बैंक is just acting as an agent in this case। तो बिल्स फॉर कलेक्शन कहाँ दिखेगा, कॉन्टिंजेंट लिएबिलिटी के भी नीचे फुटनोट के नीचे वहां बिल्स फॉर कलेक्शन की अमाउंट शो की जाएगी। देन गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड होगा तो क्या करेंगे, उसका इफेक्ट शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट में शो गोल्ड, और सिल्वर हो तो शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स में शो सिल्वर करेगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन दिस केस इफ इट इज ओवर वैल्यूड, अगर ओवर वैल्यूड है तो डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू मींस कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू शुड बी गिवन इन द नोट्स टू बैलेंस शीट। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कितने की है उसकी बुक वैल्यू शो करेंगे हम। उसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, रिटन डाउन फुटनोट बिलो बैलेंस शीट डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट इफ इट इज अंडर वैल्यूड है तो वो लॉस होगा, तो उस वो क्या करेंगे हम, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू शो करेंगे। उसके बाद उसका दूसरा इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम में। अदर इनकम में लेस फ्रॉम लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, वो लॉस होगा। और उसका तीसरा इफेक्ट कहाँ होगा, बैलेंस शीट में राइट डाउन फुटनोट बिलो बैलेंस शीट, जो हमारे गवर्नमेंट बैलेंस शीट के राइट डाउन फुटनोट बिलो बैलेंस शीट में फुटनोट लिखेंगे। नेक्स्ट
proposed dividend, अगर proposed dividend if it is given in adjustment on proposed dividend, schedule number 5 other liabilities and provisions में show करेंगे proposed dividend बोल के, और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशंस में शो करेंगे proposed dividend. proposed dividend किस पे कैलकुलेट किया जाता है? proposed dividend कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल, जितना भी पेड अप कैपिटल है उसके रेशियो में क्या किया जाएगा? प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है. देन इंटरिम डिविडेंड, अगर इंटरिम डिविडेंड इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस में दिखाया है इंटरिम बैलेंस क्यों या उसके अमाउंट हमें दिया है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशंस में शो इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में शो क्या करेंगे? इंटरिम डिविडेंड. उस इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो शेड्यूल नंबर 5 में अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में शो अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैलकुलेटेड अनक्लेम्ड डिविडेंड इज इक्वल टू, यहां अनक्लेम्ड डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसा किया जाएगा? इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड कितना दिया है और इंटरिम डिविडेंड कितना दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा अनक्लेम्ड डिविडेंड. वो शेड्यूल नंबर 5 अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में शो करेंगे. उसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रोपोज्ड और इंटरिम डिविडेंड एड, फर्स्ट शो इंटरिम डिविडेंड गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड देन एड अनक्लेम्ड डिविडेंड. पहले क्या दिखाएंगे? इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद ऐड करेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्टैट्यूटरी एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स, या इसका इफेक्ट जो है शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा. वो क्या, वहां से क्या करेंगे हम शेड्यूल नंबर 16 में लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम. नेक्स्ट है शेड्यूल, उसका दूसरा इफेक्ट आएगा शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट्स में एड इन रिलेटेड आइटम. शेड्यूल नंबर 11 में क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे और शेड्यूल नंबर 16 में वहां से लेस करेंगे. नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग लीगल फीस, अगर लीगल फीस आउटस्टैंडिंग है तो वो कहाँ दिखाएंगे? शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एड इन लीगल फी. और उसका दूसरा इफेक्ट शेड्यूल नंबर 5 अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में शो आउटस्टैंडिंग लीगल फीस. शेड्यूल नंबर 5 में अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में शो आउटस्टैंडिंग लीगल फीस. मोस्ट ऑफ ये 14 एडजस्टमेंट ही पूछे जाते हैं. अगर आप वो ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरा बैंकिंग फाइनल अकाउंट बहुत इजी लगेगा. और ये जो शेड्यूल्स है, पूरे शेड्यूल्स वो ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बताता हूं. शेड्यूल नंबर 1 है कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसे शेड्यूल नंबर 16 तक क्या है? शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अगर आपने हर एक शेड्यूल का पहला शब्द ध्यान में रखा, फॉर एग्जांपल कैपिटल का C, रिजर्व एंड सरप्लस का R, डिपॉजिट का D, बोरोइंग का B, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस का O, तो वो क्या होगा? CRDBO. ये पूरे क्या है? लिएबिलिटीज है. और उसके बाद शेड्यूल नंबर 6 से लेकर CBI AFO, CBI AFOC, पहले आएगा CRDBO, उसके बाद एसेट में आएगा CBI AFOC. तो ये अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको वो CRDBO, तो C से कैपिटल, R से रिजर्व एंड सरप्लस, D से डिपॉजिट, B से बोरोइंग, O से अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये हमें ध्यान में रहेगा. वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेड्यूल 13 का फर्स्ट है इंटरेस्ट एंड अर्न में I, शेड्यूल 14 में अदर इनकम में O, और शेड्यूल 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का I, और शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का O, तो उसका क्या होगा? IO. ऐसे ही हमें CRDBO, CBI AFOC, IO.
ये अगर हमने ध्यान में रखा तो हमें पूरे शेड्यूल नंबर और शेड्यूल का नेम ये दोनों याद रहेगी। और हमने पिछले वीडियो में कौन से शेड्यूल में कौन सा आइटम आता है ये भी देखा है। इस वीडियो में हमने कौन से एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं और वो एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या होंगे ये भी एक ही जगह पे हमने देखा है। सो आपको बैंक फाइनल अकाउंट बहुत ही इजी लगने लगा होगा। हम आगे एक प्रॉब्लम लेंगे, जो भी प्रॉब्लम लेंगे आगे आगे जो जो प्रॉब्लम होते जाएंगे तो आपको क्या होगा वो बहुत ही इजी लगेगा। ये थ्योरी अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा लेकिन बेस पक्का होने के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अगर समझ आया तो प्रॉब्लम आपको बहुत इजी जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।